जय हिंद। प्यारे साथियों, दिल्ली पुलिस की जो हमने सीरीज स्टार्ट कर रखी है, उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए पिछली वीडियो में आपने 25 क्वेश्चन तक सॉल्यूशन देखा होगा। 16/11/2023 की शिफ्ट का आज 26वें क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे और कंप्लीट हम 45 शिफ्टों के जो एग्जाम हुए थे 2023 में, उन्हीं क्वेश्चनों के आधार पर हम पूरा सिलेबस कवर कर रहे हैं, यानी कि प्रीवियस क्वेश्चन के आधार पर। तो आइए साथियों, शुरू करते हैं हमारी क्लास। उसी शिफ्ट का आज क्वेश्चन नंबर 26वां है। तो समझना, शकरकंद को पकाने के दौरान कौन सा तापस्थिर एंजाइम स्टार्च को जल अपघटित करता है। तो यहाँ पे स्वीट पोटैटो के बारे में क्वेश्चन आया हुआ है। स्वीट पोटैटो जो शकरकंद जिसे हम कहते हैं, प्यारे साथियों, इसके अंदर स्टार्च की मात्रा होती है। इसके अंदर स्टार्च की मात्रा होती है और स्टार्च एक जटिल कार्बोहाइड्रेट है। कार्बोहाइड्रेट स्टार्च एक जटिल कार्बोहाइड्रेट है। कार्बोहाइड्रेट है। प्यारे साथियों, मैं आपको बता दूं, शकरकंद या फिर मैं बोलूं ताप स्टार्च को जब हम अधिक ताप उपलब्ध कराते हैं तो इसके अंदर, स्टार्च के अंदर या शकरकंद के अंदर जो एंजाइम होते हैं, एंजाइम वो एंजाइम एक्टिव हो जाते हैं। एंजाइम एक्टिव हो जाते हैं और उन एंजाइमों में सबसे ज्यादा एक्टिव एंजाइम बीटा अमाइलेज एंजाइम है। बीटा अमाइलेज एंजाइम, और यही वो है जो एंजाइम स्टार्च को जल अपघटित करता है। प्यारे साथियों, शकरकंद स्वीट पोटैटो, इसके अंदर मैं एक बार वैसे ही बता देता हूँ। स्वीट पोटैटो के अंतर्गत जटिल कार्बोहाइड्रेट होती है जिसको अत्यधिक तापमान देने पर, उपलब्ध कराने पर उसके अंदर एंजाइमों की जो संख्या है वो एक्टिव हो जाती है, सक्रिय हो जाती है, जिसके कारण उसके अंदर के जो एंजाइम है उनमें सबसे प्रमुख एंजाइम बीटा अमाइलेज है और यही एंजाइम पूछा गया है। तो ये एंजाइम करता क्या है? ये एंजाइम जल अपघटित करता है स्टार्च को जल अपघटित कर देता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, भगवान शिव को समर्पित नवाला का धन्यवाद महोत्सव मुख्य रूप से हिमाचल प्रदेश के किस शहर में मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है कांगड़ा। ये कांगड़ा शहर में मनाया जाता है। प्यारे साथियों, हिमाचल प्रदेश के और कितने क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आ सकते हैं जो महोत्सव से संबंधित हैं, उनको हम एक बार देख लेते हैं। तो हिमाचल प्रदेश के कुछ इंपॉर्टेंट जो उत्सव है वो मैंने यहाँ पे लिखवा रखे हैं। देखो, पहला है हल्दा, जिसे हल्दी भी कहते हैं। एक है साजो, एक है नलवारी, एक है चैट फेस्टिवल, एक है ग्रेवाल, एक है गोची, फुले त्योहार, चेतरूल त्योहार, मिंजर मेला, रेणुका मेला, रोहिणी, लावी, बरारा मेला, महासू जतारा। ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट है प्यारे साथियों, कुछ भी पूछा जा सकता है, कुछ भी। एक है हलासो उत्सव, इसे खेल उत्सव भी कहते हैं। एक है रोहड़ मेला, डोंगरी मेला, खेप्पा महोत्सव, हल्डा मेला और दूनरी गिरी मेला। सारे के सारे इंपॉर्टेंट है प्यारे साथियों। हल्दा या हल्दी, साजो, नलवारी, चेट फेस्टिवल, ग्रेवाल, गोची, फुलोच त्योहार, चेतरुल त्योहार, मिंजर मेला, रेणुका मेला, रोहिणी, लावी, बरारा, महासू। इसके अलावा हालोग, रोहड़ू, डुगरी, खेप्पा महोत्सव, हालडा महोत्सव और दूनरीगिरी महोत्सव, ये सारे के सारे प्यारे साथियों हिमाचल प्रदेश के उत्सव हैं। हिमाचल प्रदेश के उत्सव हैं सभी के सभी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, तुंगभद्रा और कोयना किस भारतीय नदी की प्रमुख सहायक नदियां हैं? तो इसका राइट आंसर है प्यारे साथियों कृष्णा नदी की। ये कृष्णा नदी की सहायक नदियां हैं। कृष्णा नदी की सहायक नदियां हैं। तो कृष्णा नदी के बारे में समझना, कृष्णा नदी का उद्गम, कृष्णा नदी का जो उद्गम है वो महाराष्ट्र से है प्यारे साथियों, महाराष्ट्र से। कृष्णा नदी महाराष्ट्र से निकलती है। महाराष्ट्र से इसका उद्गम है। महाराष्ट्र से कृष्णा नदी पर एक अलमाटी बांध है। अलमाटी बांध, कृष्णा नदी पर ही नागार्जुन बांध है। नागार्जुन बांध, और कृष्णा नदी पर ही कृष्ण सागर बांध है। कृष्ण सागर बांध,
ये सारे के सारे बांध कृष्णा नदी पर हैं। एक अलमाटी बांध, एक नागार्जुन, एक कृष्ण सागर बांध, सारे के सारे कृष्णा नदी पर है। और इसी की सहायक नदियां हैं तुंगभद्रा, इसी की सहायक नदियां हैं तुंगभद्रा, तुंगभद्रा, भीमा, कोयना, भीमा, कोयना और एक मूसी, ये भी इसी की सहायक नदियां हैं। भीमा, कोयना, मूसी इसी की सहायक नदियां हैं। कृष्णा नदी, कृष्णा नदी महाबलेश्वरम की पहाड़ी से निकलती है। अगर मैं इसका एग्जैक्ट बता देता हूं, महाराष्ट्र के अंदर ये महाबलेश्वरम, महाबलेश्वरम की पहाड़ी से निकलती है। महाबलेश्वरम की पहाड़ी से निकलती है, पहाड़ी से निकलती है कृष्णा नदी, महाबलेश्वरम की पहाड़ी से निकलती है। कृष्णा नदी में बताया जाता है प्यारे साथियों कि यहाँ पर हीरे पाए जाते हैं, इस नदी में हीरे पाए जाते हैं। कृष्णा नदी महाबलेश्वरम की पहाड़ी से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है, बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है, बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है। तुंगभद्रा, भीमा, कोयना, मूसी ये सारी की सारी इसकी सहायक नदियां हैं, सहायक नदियां। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं प्यारे साथियों कि वैदिक काल में, क्वेश्चन है हमारा वैदिक काल में, वैदिक काल में तक्षण शब्द का प्रयोग खालिस्तान के लिए किया गया था। वैदिक काल में तक्षण शब्द का प्रयोग खालिस्तान के लिए किया गया था। तक्षण शब्द का प्रयोग, एक तो मैं आपको बता देता हूं जो वैदिक काल है, ये जो वैदिक काल है ये कब से कब तक था, कब तक का था। तो एक तो वैदिक काल को दो भागों में बांटा जाता है, वैदिक काल को दो भागों में बांटा जाता है। एक को हम बोलते हैं उत्तर वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल, और दूसरे को बोलते हैं, एक है उत्तर वैदिक काल और एक है पूर्व वैदिक काल, एक है उत्तर वैदिक काल और एक है पूर्व वैदिक काल। पूर्व वैदिक काल और एक है उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल 1500 बीसी से 1000 बीसी तक हमारा पूर्व वैदिक काल था, और 1000 बीसी से 600 बीसी हमारा उत्तर वैदिक काल था। 1000 बीसी से 600 बीसी हमारा उत्तर वैदिक काल था। 1000 बीसी से 600 बीसी, एक बार रोकिए वीडियो को। तो 1500 बीसी से 1000 बीसी जो पूर्व वैदिक काल था, पहले साथियों मैं आपको बता दूं पूर्व वैदिक काल में एक वेद लिखा गया था, एक वेद, और वेद का नाम था ऋग्वेद। पूर्व वैदिक काल में एक वेद लिखा गया था ऋग्वेद, और उत्तर वैदिक काल में 3 वेद लिखे गए थे। एक वेद था यजुर्वेद, यजुर्वेद, एक है सामवेद और एक है अथर्ववेद, अथर्ववेद, अथर्ववेद। तो यहाँ पे हम अगर देखें तो 400 सालों में, 400 सालों में यहाँ पे लिखा गया था, लिखे गए 3 वेद, और मात्र 500 सालों में अकेला वेद लिखा गया था। 500 सालों में वेद लिखा गया था ऋग्वेद। प्यारे साथियों ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है और अथर्ववेद सबसे नया वेद है। सबसे पुराना ऋग्वेद है, ऋग्वेद। तो वैदिक काल में इसको बोलते हैं वैदिक काल। 1500 बीसी से 600 बीसी इसका टाइम पीरियड था। 1500 बीसी टू 600 बीसी इसका टाइम पीरियड था। तो वैदिक काल में जो हम तक्षण शब्द है, तक्षण, ये तक्षण बढ़ई के लिए यूज होता था। तक्षण यूज होता था बढ़ई के लिए, बढ़ई के लिए, बढ़ई के लिए तक्षण यूज होता था बढ़ई के लिए। मैं आपको बताता हूं प्यारे साथियों इसी प्रकार की और भी शब्दावली जो हमारी वैदिक सभ्यता से जुड़ी हुई थी, और वो भी एग्जाम में, आने वाले एग्जाम में हमारे में बहुत इंपॉर्टेंट आ सकती है एग्जाम में। तो जो वैदिक सभ्यता थी हमारी वो समझना। यहाँ पे तक्षण शब्द किससे संबंधित था? तो बढ़ई से, जो लकड़ी का काम करने वाला व्यक्ति था जिसे शिल्पकार या कारपेंटर कहते हैं। एक शब्द है प्यारे साथियों गोप। गोप क्या होता है? जो गायों का पालन करता है, या फिर राजा को गोप कहा जाता था, या तो राजा या गोपालक जो गायों का रक्षक हो। बाद में इसे गवाला या पशुपालक भी कहने लगे। एक था ग्रामीणी। ग्रामीणी क्या होता है? ग्रामीणी एक गांव का प्रमुख व्यक्ति को बोलते थे, यानी कि ग्राम या सेना गांव का प्रमुख, आज ग्राम प्रधान कहते हैं, आज इसको हम बोलते हैं ग्राम प्रधान। एक है वर्जन। वर्जन क्या होता था? जो पशुओं के झुंड का चलाना या चराई करता था।
जो पशुओं के झुंड को चराता था उसे वर्जन कहते थे। पशुओं के झुंड को जो चराता था, पशुधन समुदाय को जो चराता था। एक होता था विष। विष क्या होता था? जन या कुल या समाज का एक समूह विष कहलाता था। ये ग्राम की एक इकाई के समान होता है प्यारे साथियों, यानी कि एक ग्राम की इकाई के समान। एक होता है सभा। ये ज्ञानियों की परिषद होती थी, जो जिसमें सलाहकार व्यक्ति होते थे। एक समिति है, ये जनता की आम सभा थी जिसमें निर्णय लिए जाते थे। प्यारे साथियों, निर्णय लेने की ताकत समिति के अंदर थी। समिति के अंदर तो समिति जनता, आम जनता की इसके अंदर होती थी। एक होता था राजन, ये जन का प्रमुख होता था जिसे नेता या राजा कहते हैं। एक पुरोहित होता है, ये यज्ञ कराने वाला प्रमुख ब्राह्मण या धार्मिक आचार्य या पंडित होता था। एक सेनानी, ये सेना का प्रमुख होता था, आज का सैन्य अधिकारी बोलते इसको। तो एक शब्द तक्षण जो एग्जाम में पूछ ही लिया गया है। आगे पूछे जाने वाले शब्द है गोप, जिसे राजा या गोपालक। ग्रामीणी, जो गांव का ग्राम का प्रमुख होता था। वर्जन, जो पशुओं या झुंड को चलाता था। विष, जो जन या कुल या समाज के एक समूह की एक इकाई थी। सभा, जो ज्ञानियों की परिषद थी। समिति, जिसमें आम जनता होती थी। राजन, जो जन का प्रमुख या नेता राजा होता था। पुरोहित, एक जो यज्ञ वगैरह कराता था, ब्राह्मण या पंडित या आचार्य बोल सके। सेनानी, ये सेनाओं का प्रमुख होता था। तो मोस्ट इंपोर्टेंट है प्यारे साथियों, यहां से क्वेश्चन पूछा गया है तो कंप्लीट बता दिया गया है आपको। अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, राज्यसभा में खालिस्तान सदस्यों से अधिक नहीं होना चाहिए। यहां पर राज्यसभा के अधिकतम सदस्य पूछे गए हैं। कितना आसान क्वेश्चन है, आइए देखते हैं राज्यसभा से और कितने क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं राज्यसभा से और किसने। यहाँ पे हमारा राइट आंसर है अनुच्छेद 250। अनुच्छेद 250 राज्यसभा। प्यारे साथियों, अनुच्छेद 80 में राज्यसभा है। पहली बात तो ये राज्यसभा किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 80 में। अनुच्छेद 80 में राज्यसभा है और अनुच्छेद 81 में लोकसभा है। अनुच्छेद 81 में क्या है? लोकसभा। अनुच्छेद 81 में है लोकसभा। अनुच्छेद 80 का भाग 3, इसके तहत प्यारे साथियों भारत का राष्ट्रपति भारत का राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 लोगों को मनोनीत करता है। ऐसे व्यक्ति जो समाज सेवा में उत्कृष्ट व्यक्ति हो, जो कला में उत्कृष्ट व्यक्ति हो, जो साहित्य में उत्कृष्ट व्यक्ति हो, जो साहित्य में, समाज सेवा में, जो इनमें उत्कृष्ट व्यक्ति हो, समाज सेवा, कला, साहित्य, इनमें उत्कृष्ट व्यक्ति हो, या फिर विज्ञान में उत्कृष्ट व्यक्ति हो, विज्ञान में इनमें उत्कृष्ट व्यक्ति को अनुच्छेद 80 के भाग 3 के तहत राष्ट्रपति 12 लोगों को मनोनीत करता है। 12 लोगों को। पहले साथियों मैं आपको बता दूं, जो हमारी राज्यसभा वर्तमान में इसके अंदर 245 मेंबर मौजूद हैं। वर्तमान में इसके अंदर 245 मेंबर मौजूद हैं। 245 मेंबर, जिसमें से 12 को तो राष्ट्रपति चुनता है। 12 को तो कौन चुनता है? राष्ट्रपति। अगर हम इसमें से 12 निकाल लें तो यहाँ पर बचते हैं 233 सदस्य। यहाँ पर बचते हैं 233 सदस्य। 12 सदस्य अगर निकाल लें तो 233 सदस्य बचते हैं। 233 सदस्य में से यहाँ पर 8 सदस्य यूनियन टेरिटरी से चुनकर जाते हैं और 8 सदस्य में से यहाँ पर बच गए हमारे 125 सदस्य यहाँ पर स्टेट से चुनकर जाते हैं। स्टेट से। पहले साथियों, राज्यसभा में कितने मेंबर कहां से चुन के आएंगे, इन सब की सूची अनुसूची 4 में है। तो अनुसूची जो 4 है इसमें वर्णित है कि राज्यसभा में किस राज्य से कितने सदस्य चुनकर आएंगे। मैं आपको बता दूं, हमारे हरियाणा में यहाँ से कितने सदस्य आते हैं? तो 5। और सबसे अधिक सदस्य आते हैं यूपी से। यूपी से 31 सदस्य आते हैं। यूपी से सबसे अधिक सदस्य आते हैं 31। तो वर्तमान में 125 सदस्य तो स्टेट से, 233 सदस्य स्टेट और यूटी से। यूटी से सदस्य आते हैं 8 और 12 सदस्यों का निर्वाचन करता है राष्ट्रपति। वर्तमान में 245 सदस्य हैं। अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? तो 250। राज्यसभा के अंदर 250 सदस्य हो सकते हैं। पहले साथियों, राज्यसभा को स्थायी सदन कहते हैं। स्थायी सदन, इसे परमानेंट सदन कहते हैं। प्रत्येक 2 वर्ष में इसके 1/3 सदस्य बदल दिए जाते हैं। 1/3 सदस्यों का कार्यकाल पूरा हो जाता है। इसके सदस्यों का कार्यकाल होता है। राज्यसभा का कोई कार्यकाल नहीं होता।
जैसे लोकसभा का कार्यकाल होता है 5 वर्ष का, यहाँ पर लोक राज्यसभा का कोई कार्यकाल नहीं होता, यहाँ पर राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल होता है। और राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल यहाँ पर 6 वर्ष होता है, 6 वर्ष। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष। उम्मीद है प्यारे साथियों आपको अच्छे से समझ में आ चुका होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। टैरिफ और व्यापार संबंधी सामान्य करार को खालिस्तान वर्ष में औपचारिक रूप से दिया गया था। प्यारे साथियों इसी शिफ्ट में जो पहले पिछली वीडियो हमने जो बनाई थी उसमें टैरिफ के बारे में भी क्वेश्चन आया था, तो 1947 से ये लागू कर दिया गया था। और टैरिफ के बारे में मैंने बहुत डिटेल में आपको बताया था कि टैरिफ कितने प्रकार का होता है। टैरिफ एक प्रकार का कर है जिसे विदेशी वस्तुओं पर लगाया जाता है। किस लिए लगाया जाता है? ताकि विदेशी वस्तुओं का भारत में आयात कम हो सके, जिससे विदेशी वस्तुओं को बढ़ावा कम मिले, क्योंकि टैरिफ लगाने से वस्तुएं महंगी हो जाती हैं और आम व्यक्ति उनको कम खरीदेगा। जब विदेशी वस्तुएं महंगी होंगी तो सिंपल ही बात है भारतीय नागरिक अपने घरेलू वस्तुओं का उपयोग करेंगे। तो जब टैरिफ को बढ़ाया जाता है तो इसके पीछे का मुख्य उद्देश्य होता है घरेलू वस्तुओं के प्रति भारतीय नागरिकों का आकर्षण बढ़ाना। तो भारतीय घरेलू वस्तुओं का उपयोग टैरिफ को बढ़ाने का मुख्य कारण होता है। तो ये क्वेश्चन हमने पिछली वीडियो में बहुत अच्छे से देख लिया था। अगला क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से किस अमेरिकी टेनिस खिलाड़ी ने ओपन एंड ऑटोबायोग्राफी लिखी है? ओपन एंड ऑटोबायोग्राफी लिखी है तो आंद्रे अगासी की है, आंद्रे अगासी। प्यारे साथियों मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, इसी शिफ्ट के पार्ट 1 जो हमने वीडियो यूट्यूब पे डाल रखी है, आपको पता भी होगा अगर आप पहला पार्ट देख के आए हो, तो वहां पर आंद्रे अगासी की ये भी मैंने करा रखी है। और इनसे अलग जितने भी खिलाड़ी हैं सबकी ऑटोबायोग्राफी या उनके द्वारा जो भी पुस्तकें लिखी गई हैं उन सब के बारे में डिटेल से बताया है। आपने अगर पार्ट 1 नहीं देखा है इसी शिफ्ट का तो पार्ट 1 जरूर देखिए, वहां पे बहुत ही ज्यादा कंटेंट मैंने प्रोवाइड कराया है। अगला क्वेश्चन लेके चलते हैं यहाँ पे, निम्नलिखित में से असत्य कथन की पहचान कीजिए। निम्नलिखित में से असत्य कथन की पहचान कीजिए। असत्य कथन की पहचान। तो क्वेश्चन हरित क्रांति से है। मैंने हरित क्रांति के बारे में भी वैसे तो बता दिया, मैं बता देता हूँ। हरित क्रांति का जो चलन है 1967-68 में हुआ था। हरित क्रांति की शुरुआत 1965 में हुई थी, लेकिन इसका अच्छा चलन 1967 से 68 देखने को मिलता है। प्यारे साथियों हरित क्रांति का भारत में जो जनक है वो एम.एस. स्वामीनाथन है। एम.एस. स्वामीनाथन। और जो वर्ल्ड में इसका जनक वो नॉर्मन बोरलॉग है। नॉर्मन बोरलॉग। और सबसे अधिक जो प्रभाव पड़ा था हरित क्रांति का वो चावल पर और इससे भी ज्यादा प्रभाव पड़ा था गेहूं और चावल पर। हम कह सकते हैं कि दोनों फसलें खाद्यान्न फसलें हैं, तो खाद्यान्न फसलों पर इसका प्रभाव पड़ा था। खाद्यान्न फसलें ऐसी फसलों को कहा जाता है, देखो दो प्रकार की फसलें होती हैं, एक होती हैं खाद्यान्न फसलें, एक होती हैं व्यापारिक फसलें। खाद्यान्न फसलें ऐसी फसलें जिनका उपयोग हम बड़े मात्रा में बड़े लेवल पर घर में भी उपयोग कर सकते हैं, ऐसी फसलों को खाद्यान्न फसलें कहते हैं। व्यापारिक फसलें प्यारे साथियों ऐसी फसलें होती हैं जिनका हम बड़े पैमाने पर यूज घर में कर ही नहीं सकते, जैसे गन्ना हो गया, कपास हो गया। इनका उपयोग ऐसी फसलें हैं ये हमें उद्योगों में ही करना होगा, व्यापार के तौर पे ही करना होगा। तो इसका सर्वाधिक प्रभाव जो पड़ा था वो खाद्यान्न फसलों पर पड़ा था। यहाँ पर हरित क्रांति के संदर्भ में HYV का अर्थ संकर उपज वाली किस्म, हाइब्रिड यील्डिंग वैरायटी है। मैं आपको बता दूं अत्यधिक हरित क्रांति के दौरान अत्यधिक आधुनिक तकनीक का उपयोग कर हाइब्रिड जो ये पहला कथन है इसका उपयोग किया गया था, जिससे उर्वरक या फिर अच्छी किस्म की पैदावार हो सके। तो इसका पहला कथन बिल्कुल ठीक है। दूसरा है प्रति छोड़न भूमि को कुछ समय के लिए बिना जोते छोड़ने की एक प्रथा है ताकि इसकी उपजाऊ शक्ति बढ़ाई जा सके। ऐसा कुछ भी नहीं है साथियों, ये कथन गलत है। तो मात्र केवल एक इसका राइट आंसर है, केवल एक इसका राइट आंसर है। विलियम गोड ने हरित क्रांति शब्द दिया था, ये भी ध्यान में रखना। अगला क्वेश्चन है मोस्ट इंपोर्टेंट है प्यारे साथियों, नीति निर्देशक तत्व मोस्ट इंपोर्टेंट है। आपको पता चल रहा होगा बार बार हर शिफ्ट में
या तो मौलिक अधिकारों से क्वेश्चन आ रहा है या फिर नीति निर्देशक तत्वों से क्वेश्चन आ रहा है। ये नीति निर्देशक तत्वों का फिर से क्वेश्चन आ गया, और मैंने कितनी बार इसके बारे में डिटेल में पढ़ा लिया आपको कि नीति निर्देशक तत्व भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद कहता है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व सिद्धांत देश के शासन में मौलिक है और कानून बनाने में इन्हें उपयोग करना चाहिए, इनका करना चाहिए, राज्य का कर्तव्य होगा। अनुच्छेद 37 इस बात का उल्लेख करता है कि राज्य जब भी नीतियां बनाएगा नीति निर्देशक तत्वों को ध्यान में रख के बनाएगा, और यही बात क्वेश्चन में लिखी गई है कि जब भी इसमें लिखा गया है कि भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद कहता है कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत देश के शासन में मौलिक हैं और कानून बनाने में इन्हें लागू करना राज्य का कर्तव्य होगा। तो यही बात है प्यारे साथियों, घुमा फिरा के यहाँ पे क्वेश्चन बना गया है। सिंपल बात मैं आपको बता दूं, राज्य जब भी नीतियां बनाएगा डीपीएसपी को ध्यान में रख के बनाएगा। आर्टिकल 37 यही बात कहता है। यहाँ पर मैंने पिछली क्लास में भी बताया था, आर्टिकल 38 में 3 प्रकार के न्याय हैं, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। अनुच्छेद 35 इससे संबंधित है ही नहीं, ये मौलिक अधिकारों से संबंधित है, मौलिक अधिकारों से संबंधित। और अनुच्छेद 39 के बारे में भी मैंने आपको बताया था। अनुच्छेद 39 में प्यारे साथियों 6 आधार हैं, जिनमें कुछ मुख्य आधार पिछली वीडियो में भी मैंने बताए थे, अब भी बता देता हूं कि राज्य सार्वजनिक संसाधनों का आवंटन इस प्रकार करेगा जिससे अधिक से अधिक लोगों का कल्याण हो। राज्य स्त्री व पुरुषों को समान कार्य के लिए समान आजीविका उपलब्ध कराएगा। राज्य भौतिक संसाधनों का आवंटन करेगा। तो इस प्रकार की बातें अनुच्छेद 39 में है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से किस वर्ष में सुभाष चंद्र बोस को भारतीय स्वतंत्रता लीग के अध्यक्ष के रूप में चुना गया? भारतीय स्वतंत्रता लीग के अध्यक्ष के रूप में चुना गया 1943 में। इसका राइट आंसर है 1943 में। पहले साथियों मैं आपको बता दूं, सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 को हुआ था कटक के अंदर। 23 जनवरी 1897 को हुआ था कटक के अंदर। कटक पड़ता है प्यारे साथियों उड़ीसा में, कटक पड़ता है उड़ीसा में, और कटक के अंदर हमारा राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र है। राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र मौजूद है। राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कटक के अंदर मौजूद है। प्यारे साथियों सुभाष चंद्र बोस के पिता का नाम, पिता का नाम जानकीनाथ तथा माता का नाम प्रभावती देवी है। सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी को हुआ था, और 23 जनवरी को हम पराक्रम दिवस मनाते हैं। 23 जनवरी को हम मनाते हैं पराक्रम दिवस। 1897 को इनका जन्म हुआ था, पराक्रम दिवस मनाते हैं। इसके अलावा मैंने पिछली वीडियो में सुभाष चंद्र बोस के बारे में करवा भी दिया है, मैं अभी बता देता हूं। सुभाष चंद्र बोस 1937 में कांग्रेस की अध्यक्षता करते हैं। कांग्रेस की अध्यक्षता 1937 में कांग्रेस की अध्यक्षता करते हैं 37 में, और 1939 में दोबारा से कांग्रेस की अध्यक्षता करने के लिए घोषणा होती है त्रिपुरा के अंदर, लेकिन ये घोषणा खाली फ्री हो जाती है, मतलब अध्यक्षता करने के तौर पर इन्हें अध्यक्षता की नहीं। और उस वजह से 1939 में कांग्रेस में त्रिपुरी संकट के नाम से जानते हैं, त्रिपुरी संकट। एक बार दोबारा से बताता हूं मैं आपको। 1937 में या फिर 38 में कांग्रेस की अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस द्वारा की जाती है। सुभाष चंद्र बोस ने प्यारे साथियों कांग्रेस की अध्यक्षता इतनी जबरदस्त तरीके से की थी कि पब्लिक में सुभाष चंद्र बोस के नारे लगने शुरू हो गए थे। पब्लिक का ये प्यार देखकर कांग्रेस के दूसरे नेता बहुत चिंतित हो चुके थे कि ऐसा ना हो कि आने वाले समय में सुभाष चंद्र बोस ही सर्वोच्च पद पर चला जाए। इसलिए जब उन्होंने वहां पर जनता का आक्रोश देखकर ये घोषणा तो कर दी कि आने वाले समय में 1939 में हमारा अधिवेशन त्रिपुरी के अंदर होगा और वहां पर अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस ही करेगा। लेकिन एंड टाइम पर जब घोषणा का समय आया तो वहां पर कुछ ऐसा निर्णय लिया गया कि सुभाष चंद्र बोस को अध्यक्षता करने से मना किया गया। इतने में ऐसा करने पर सुभाष चंद्र बोस अपनी गलती फील हुई, इंसल्ट मान गए कि भाई घोषणा तो मेरे नाम की हो रही है और मैं ही इसकी अध्यक्षता नहीं कर रहा। तो सुभाष चंद्र बोस ने वहां पे वोटिंग कराने के लिए बोला कि भाई जनता में वोटिंग करा लो कि भाई वो किसको। अच्छा, सुभाष चंद्र बोस के जो विपक्ष में जो अध्यक्ष बनाए जा रहे थे उनका नाम था पीटाभी सीतारमैया। यहाँ पर
सुभाष चंद्र बोस के जो पहले राजनीतिक गुरु हुआ करते थे महात्मा गांधी ने पीटाबी सीतारमैया का साथ दिया। महात्मा गांधी ने उस चुनाव में ये तक भी बोला कि भाई अगर चुनाव में पीटाबी सीतारमैया जीता तो मैं जीता। इसके बावजूद भी जब वे जनता द्वारा वोटिंग की गई उस चुनाव में सुभाष चंद्र बोस की ही विजय हुई। लेकिन जीतने के बाद भी सुभाष चंद्र बोस ने यहीं पर 1939 में कांग्रेस को छोड़ दिया था। 1939 की जगह 1938 में कांग्रेस को छोड़ दिया था और अगले ही साल 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कर दी थी। तो 1938 में जब जनता ने सर्वाधिक वोट सुभाष चंद्र बोस को दिए 1938 में, और इसके बावजूद भी सुभाष चंद्र बोस ने अध्यक्षता नहीं की, तो यहाँ पर समस्या आ गई कि भाई अब अध्यक्षता किसको दे। ऐसी कंडीशन में पीटाबी सीतारमैया को तो अध्यक्ष बनाया नहीं जा सका था क्योंकि उनको तो जनता ने वोट ही नहीं डाली थी। ऐसी कंडीशन में राजेंद्र प्रसाद ने कांग्रेस की अध्यक्षता की थी यहाँ पर, और इसको बोलते हैं त्रिपुरी संकट। जो त्रिपुरी में अध्यक्षता को लेकर अधिवेशन की अध्यक्षता को लेकर जो संकट आया उसको त्रिपुरी संकट बोलते हैं, और यहां से कांग्रेस को छोड़ दिया। और 1939 में सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कर ली। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की 1947 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कर ली। यहां से कांग्रेस का साथ छोड़ दिया। सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु पहले महात्मा गांधी थे, लेकिन बाद में इनके राजनीतिक गुरु चित्तरंजन दास बने। भाई चित्तरंजन दास इनके राजनीतिक गुरु बने चित्तरंजन दास। और चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू इन दोनों ने मिलकर स्वराज पार्टी की भी स्थापना की थी। स्वराज पार्टी की स्थापना की थी और स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 में की थी। 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना की थी 1923 में। प्यारे साथियों, उम्मीद है आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ चुका होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, वर्ष 1961 में एक बड़ा ब्रिटिश ऑर्केस्ट्रा का संचालन करने वाले पहले भारतीय निम्नलिखित में से कौन थे? वे इजराइल फिलहार्मोनिक ऑर्केस्ट्रा के म्यूजिक डायरेक्टर फॉर लाइफ थे, जो म्यूजिक डायरेक्टर फॉर लाइफ थे। तो ये जुबिन मेहता है। भाई जुबिन मेहता, ये करंट सिचुएशन से करंट अफेयर क्वेश्चन है, जुबिन मेहता। अगला क्वेश्चन है, हुमायूं का मकबरा खालिस्तान में है। हुमायूं का मकबरा जो खालिस्तान में स्थित है, फारसी वास्तुकला से प्रेरित मुगल वास्तुकला का एक उदाहरण है। जो कहां पे है ये पूछा गया है, तो हुमायूं का मकबरा दिल्ली में है। हुमायूं का मकबरा है प्यारे साथियों दिल्ली में। हुमायूं के मकबरे को मुगलों का कब्रिस्तान बोला जाता है। इसको मुगलों का कब्रिस्तान कहा जाता है। इसे मुगलों का कब्रिस्तान कहा जाता है हुमायूं के मकबरे को, क्योंकि मोस्टली मुगलों के जो मकबरे हैं वो दिल्ली के अंदर ही मौजूद हैं। हुमायूं के मकबरे के अंदर, दिल्ली के अंदर ही मौजूद है हुमायूं के मकबरे के अंदर। मैं आपको बता देता हूं प्यारे साथियों, जो हुमायूं है ये 1530 में गद्दी पर बैठा था और 1556 तक गद्दी पर रहा था। 1530 से लेकर 1556 तक गद्दी पर रहा था। वैसे तो इसके शासनकाल में कोई भी प्रमुख कार्य नहीं हुआ, लेकिन कुछ मैं आपको बारे में बता देता हूं। इन्होंने दिनपनाह नगर की स्थापना की थी। दिनपनाह नगर की स्थापना की और दिनपनाह नगर में एक पुस्तकालय बनाया था इन्होंने, पुस्तकालय। और उसी पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर इनकी मृत्यु हुई थी। सीढ़ियों से गिरकर ही इनकी मृत्यु हुई थी 1556 में। दिनपना नगर की स्थापना की थी इन्होंने, दिनपना नगर की स्थापना। और इनके शासनकाल में 2 युद्ध हुए थे। एक तो युद्ध हुआ था चौसा का युद्ध, और एक हुआ था कन्नौज का युद्ध, कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध। बिलग्राम इसी को बोलते हैं, कन्नौज या बिलग्राम। चौसा का युद्ध हुआ था 1539 में और बिलग्राम या कन्नौज का युद्ध हुआ था 1540 में। पहले साथियों दोनों ही युद्ध शेरशाह सूरी के साथ हुए थे। शेरशाह सूरी के बारे में हमने पिछली क्लास में पढ़ा था। इसका वास्तविक नाम फरीद खां था। फरीद खां, इसे शेर खां भी कहते हैं, शेर खां। और शेर खां की उपाधि दी थी बहराम
खां लोधी द्वारा, बहराम खां लोधी ने इनको शेर खां की उपाधि दी थी। बताया जाता है कि इन्हें एक ही तलवार के वार से शेर को मार दिया था, तब जाकर इनको शेर खां की उपाधि दी गई थी। तो कन्नौज का युद्ध, चौसा का युद्ध, पुस्तकालय की स्थापना, दिनपना नगर की स्थापना, 1530 से 1556 तक इनका कार्यकाल रहा। इनका 2 बार कार्यकाल आता है। एक तो इनका कार्यकाल 1530 से लेकर 1540 तक रहा। 1540 में गद्दी 1540 में गद्दी चली गई थी शेरशाह सूरी के पास, और 1540 से लेकर 1556 तक 55 तक 1555 तक ये गद्दी सूरी वंश के शासनकाल में रही, सूरी वंश के दिन रही। 1555 में दोबारा से सरहिंद के युद्ध में, सरहिंद का युद्ध हुआ था सूरी वंश और हुमायूं के बीच में, और सरहिंद के युद्ध में दोबारा से गद्दी 1555 में हुमायूं के पास आई, और 1555 से लेकर 1556 में दोबारा से हुमायूं का राज आया। 1556 में इसकी मृत्यु हुई, और इसकी मृत्यु के बाद इसका लड़का अकबर, जिसका वास्तविक नाम जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर था, उन्होंने सत्ता संभाली। तो उम्मीद है प्यारे साथियों आपको ये बातें अच्छे से समझ आ चुकी होगी। मैं आपको एक बात और बता देता हूँ, मुगलों में एक तो आपको याद रखना है बाबर का मकबरा। बाबर का मकबरा कहाँ पे है? तो बाबर का मकबरा है म्यांमार के अंदर, म्यांमार के अंदर बाबर का बगदाद, बाबर का मकबरा है बगदाद के अंदर, बगदाद के अफगान के अंदर है, अफगान बाबर का मकबरा है काबुल में, अफगान की राजधानी काबुल में। बाबर का मकबरा आपको याद रखना है काबुल में। इसके अलावा शहादरा लाहौर में है सलीम का मकबरा, बाकी सब के मकबरे अपने भारत में है। 2 के याद रखना, एक तो जहांगीर सलीम का मकबरा लाहौर के अंदर, और दूसरा बाबर का मकबरा काबुल के अंदर। बाबर का मकबरा है काबुल के अंदर। इन दोनों के मकबरे कहाँ पे हैं? भारत से बाहर। बाकी सभी मुगलों के मकबरे भारत में ही हैं। अकबर का मकबरा सिकंदरा है यूपी के अंदर। इसके बाद शाहजहां का मकबरा तो सब जानते हैं, ताजमहल है। तो प्यारे साथियों उम्मीद है आपको सारी जानकारी अच्छी लगी होगी। क्वेश्चन है अगला हमारा, 3000 मीटर स्टीपल चेज रेस में कुल कितने जंप होते हैं? मैं आपको बता दूं, स्टीपल चेंज जो रेस होती है, इसमें आपने कई बार कोई वीडियो देखी होगी कि एक बार रनिंग होती है कुछ, उसके बाद कुछ पानी में तैर के जाना पड़ता है, उसके बाद कुछ जंप लगा के जाना पड़ता है। कुछ इस प्रकार की कई सारी बाधाओं से मिलकर स्टीपल चेज रेस बनती है। 3000 मीटर की जो रेस होती है, इसमें 35 जंप होते हैं प्यारे साथियों, 35 जंप होते हैं। और इसके अंदर 7 कुछ ऐसी बाधाएं होती है जिनको समुद्र या पानी के अंदर से तैर के जाना पड़ता है, तो ये भी ध्यान में रखना। अगला है 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में देश में अनुसूचित जनजाति जनसंख्या का प्रतिशत सबसे अधिक है? तो इसका राइट आंसर है मिजोरम। इसका राइट आंसर है मिजोरम। मैं आपको कंप्लीट बता देता हूं कि कहां पर एससी या एसटी का जो गंतव्य है वो ज्यादा है या कम है, तो समझना। यहाँ पे देखो वैसे तो जनगणना के बारे में बहुत सारी बातें पहले भी कर ली, लेकिन अब की बार जिस प्रकार का क्वेश्चन आता है उसी प्रकार का आंकड़ा आपके आगे सामने लेके आता हूं मैं। यहाँ पे है एसटी जनसंख्या प्रतिशत के अनुसार शीर्ष राज्य और मतलब संघ शासित प्रदेश। सर्वाधिक एसटी जनसंख्या है लक्षद्वीप में 94.8%, लेकिन ये ऑप्शन में नहीं था, ऑप्शन में था मिजोरम। इसके अंदर है 94.4%, 94.4%। दूसरे नंबर पे है प्यारे साथियों नागालैंड, दूसरे नंबर पे है नागालैंड, और तीसरे नंबर पे है मेघालय। याद रखना, पहले नंबर पर राज्य में है मिजोरम, दूसरे नंबर पे है नागालैंड, बाकी सारे याद रखने की जरूरत नहीं। यहां पर मैं आपको ले लेता हूं जनसंख्या के अनुसार, ये क्या था, ये प्रतिशत के अनुसार था। सबसे अधिक लक्षद्वीप में, जनसंख्या के अनुसार सबसे अधिक है मध्य प्रदेश में, दूसरे नंबर पर है ओडिशा में, और तीसरे पे है महाराष्ट्र में। जनसंख्या के आधार पर सबसे अधिक मध्य प्रदेश में, दूसरे नंबर पर महाराष्ट्र में, दूसरे नंबर पर ओडिशा में, तीसरे पे महाराष्ट्र में। 2-2, 3-3 याद रखियो, सारे मत याद रखियो। एसटी जनसंख्या का प्रतिशत 25% से जो अधिक है वहां पे, 25% से अधिक नागालैंड में, मेघालय में, अरुणाचल प्रदेश में, मिजोरम में, लक्षद्वीप में, झारखंड में। वैसे तो बहुत सारे राज्य, इसको छोड़ दो। अगला अब देखियो, एसटी जनसंख्या प्रतिशत 0% जिनमें है, जहां पे है ही नहीं, उसमें पंजाब है, अपना हरियाणा है, दिल्ली है, चंडीगढ़ है, पुदुचेरी है। इनके अंदर तो एसटी 0% है, एसटी है 0%।
एसटी जनसंख्या प्रतिशत 1% से कम वाले राज्य है, उसमें एक यूपी है, एक तमिलनाडु है। तमिलनाडु के अंदर देखो यूपी है, 1 से तो कम 0.6 यूपी है, इसके बाद तमिलनाडु में 1.1 है, बिहार में 1.3 है, केरल में 1.5 है। प्यारे साथियों, यहां से ना यूनिक क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में। देखो हमारी अप्रोच देखो, हमने कहां तक सोच रखा है कि ऐसा हो सकता है कि आने वाले क्वेश्चन में वो ये पूछ ले कि ऐसा कौन सा, क्योंकि यूपी एकमात्र स्टेट है जहां पर एसटी की जनसंख्या 1% से कम है, या तो कहीं पे या तो बिल्कुल 0% है, वो तो हमने देख लिया कि ये बिल्कुल 0 है, लेकिन एकमात्र ये ऐसा स्टेट है जहां पर है और 1% से कम है, तो यूपी 0.6%। बाकी तमिलनाडु, बिहार, केरल को छोड़ देना। एसटी जनसंख्या प्रतिशत 50% से अधिक, तो अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, इसको भी छोड़ देना। अगला है एसटी जनसंख्या का लिंगानुपात और साक्षरता की बात करें तो लिंगानुपात की बात करें तो महिलाओं की जनसंख्या प्रति 1000 पर पुरुष 990 हैं, जो लिंग अनुपात औसत लिंग अनुपात 943 से अधिक है। देखो भारत का लिंग अनुपात 943 है, इससे अधिक है। 1000 पुरुषों पर कितनी महिलाएं हैं, इसके हिसाब से लिंगानुपात देखा जाता है। यहां पर 1000 पुरुषों पर 990 महिलाएं हैं, 990, जो भारत का जो औसत लिंग अनुपात है 943, उससे अधिक है, उससे अधिक है। अगला है साक्षरता दर। एसटी समुदाय की साक्षरता दर लगभग 58.95% है, 58.95%, जो भारत की साक्षरता दर जो 74% है, इससे कम है, इससे कम है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, ये क्वेश्चन होगा कि 2011 में सबसे कम मतलब सबसे अधिक प्रतिशत कहां पे था, तो मिजोरम में। नोबेल पुरस्कार विजेता अर्थशास्त्री मोहम्मद यूनुस द्वारा सूक्ष्म वित्त कार्यक्रम सबसे पहले किस दशक में बनाए गए, तो 1970 के दशक में बनाए गए थे। वैसे स्टेट का क्वेश्चन है। अगला है राजस्थान राज्य में कर्तन एवं दहन कृषि को खालिस्तान के नाम से जानते हैं, तो इसको वालरा के नाम से जानते हैं, वालरा के नाम से, वालरा के नाम से, वालरा के नाम से। प्यारे साथियों मैं आपको बता दूं, कर्तन का मतलब है काटो और जलाओ, दहन का मतलब जलाओ, काटो और जलाओ को हम वालरा के नाम से जानते हैं। ये कृषि राजस्थान में की जाती है। अगला है निम्नलिखित में से अहमदाबाद दर्पण एकेडमी, अहमदाबाद में दर्पण एकेडमी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स के संस्थापक निर्देशक कौन है, जो छात्रों को नृत्य, नाटक, संगीत और कठपुतली में प्रशिक्षित करते हैं, तो वो है मृणालिनी साराभाई, मृणालिनी साराभाई। ये नर्तंगना है प्यारे साथियों, और इन सब के बारे में मैंने बता दिया है। अगला क्वेश्चन है हमारा, बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम कहां पे है, उड़ीसा के अंदर। और मैं बताता हूं आपको कौन कौन से स्टेडियम हमारे एग्जाम में आ सकते हैं। यहाँ पे बिरसा मुंडा है। अरुण जेटली स्टेडियम बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, नई दिल्ली के अंदर है। ईडन गार्डन स्टेडियम कोलकाता के अंदर है, पश्चिम बंगाल में। ए चिदम्बरम स्टेडियम, ये चेन्नई के अंदर है प्यारे साथियों। बरकतुल्ला खान स्टेडियम जोधपुर राजस्थान के अंदर है। अच्छा, फटोडरा स्टेडियम ये मडगांव गोवा के अंदर है। एक है रूप सिंह स्टेडियम ग्वालियर मध्य प्रदेश में है। किनन स्टेडियम जमशेदपुर झारखंड के अंदर है, किनन स्टेडियम जमशेदपुर झारखंड के अंदर। एक है ग्रीन पार्क स्टेडियम, ये कानपुर उत्तर प्रदेश में है। एक है चिन्ना स्वामी स्टेडियम बेंगलोर में है। एक है ब्रेबोर्न स्टेडियम मुंबई महाराष्ट्र में है। वानखेड़े स्टेडियम मुंबई महाराष्ट्र में, यह भी। बारावती स्टेडियम कटक उड़ीसा में। भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी स्टेडियम लखनऊ के अंदर है। और नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद के अंदर है। प्यारे साथियों जितने इंपॉर्टेंट थे वो सारे के सारे मैंने यहाँ पे करा दिए। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखो जो भी क्वेश्चन आता है ना कंप्लीट ऐसा क्वेश्चन, मेरे को जब भी ऐसा लगेगा कि इससे संबंधित क्वेश्चन और दूसरे भी बनते हैं, वो भी एग्जाम में पूछे गए हैं, तो मैं पूरा कंप्लीट टॉपिक करा देता हूँ। कई क्वेश्चन ऐसे भी आते हैं प्यारे साथियों जो एक बार आने के बाद आगे भविष्य में उनको आने के चांस बिल्कुल नामात्र है, कम है या आ ही नहीं सकते, तो उनको तो मैं वैसे ही छोड़ देता हूँ। अगला क्वेश्चन है, वेलोर में सिपाही विद्रोह किस वर्ष हुआ था, तो 1806 में हुआ था सिपाही विद्रोह। वेलोर में सिपाही विद्रोह 1806 में। अब कुछ और विद्रोह भी है प्यारे साथियों, उनको और देख लेना ऐसे ही, क्योंकि सैनिक विद्रोह से ना अक्सर क्वेश्चन आते हैं, सैनिक विद्रोह से अक्सर क्वेश्चन आते हैं। यहां पे समझना कुछ सैनिक विद्रोह हैं।
जैसे एक 1775 में हुआ था रेगिमेंट विद्रोह, ये भी सैनिक विद्रोह था। अच्छा, वेतन और अनुशासन को लेकर। अच्छा, ये जो डिटेल है ना, ये कम पूछी जाती है, खाली ये पूछा जाता है कि रेगिमेंट विद्रोह कब हुआ, जिसमें सिख रेजिमेंट थी 1775 में। 1797 में जूनागढ़ और बड़ौदा सैनिकों का असंतोष वेतन के कारण ये भी सैनिक विद्रोह था। 1806 में वेलोर किला में तमिलनाडु के अंदर धार्मिक और सामाजिक नियमों को लेकर विद्रोह था। 1824-25 में कोरियाट और और बंगाल रेजिमेंट के द्वारा विद्रोह किया गया। 1857 में पूरे भारत में सिपाही विद्रोह हुआ, इसको तो सब जानते हैं, 1857 क्रांति। ये 1897 में आर्मी विद्रोह हुआ, उत्तर भारत में सैनिकों में असंतोष हो गया था। 1920-1930 में ब्रिटिश सेना में छोटे छोटे विद्रोह वेतन और सेवाओं को लेकर तो होते ही रहते हैं। इसके बारे में ये अलग से भी लिखा गया कि वेलोर विद्रोह 1806 में भारत का पहला बड़ा सिपाही विद्रोह माना जाता है। इसके बाद 1857 की क्रांति ही सबसे बड़ा विद्रोह था। वेलोर विद्रोह भारत में सबसे बड़ा पहला विद्रोह 1806 में। वेलोर विद्रोह कहां पे? तमिलनाडु के अंदर धार्मिक सामाजिक न्याय असंतोष को लेकर विद्रोह हुआ था। तो प्यारे साथियों, ये प्रमुख विद्रोह थे जो बार बार एग्जाम में रिपीट होते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, वीडियो लंबी ना हो तो जल्दी कर लेते हैं थोड़ा। हर्मिका एक खालिस्तान बौद्ध रेलिंग है जिसमें एक शेफ्ट निकलता है और जो शाही छतरी को ट्रैक प्रदान करता है। तो ये चाकोर है, प्यारे साथी का उत्तर चाकोर है। सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने, जो खालिस्तान एक शराब बनाने वाला था, को दिल्ली सल्तनत में एक उच्च प्रशासनिक पद पर नियुक्त किया था। तो इसका राइट आंसर है अजीज कुमार। प्यारे साथियों, आपको तो पता ही होगा, आपने पार्ट 1 देखा है। पार्ट 1 में मोहम्मद बिन तुगलक से संबंधित मैंने कंप्लीट करवा दिया है। मैं वर्बली आपको बता देता हूं। मोहम्मद बिन तुगलक का पुराना नाम जोनाखा था। मोहम्मद बिन तुगलक का पुराना नाम जोनाखा था। मोहम्मद बिन तुगलक 1325 में गद्दी पर बैठा था और 1351 तक रहा था। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में मोरक्को का यात्री इब्न बतूता भारत आया था। उसने एक बुक लिखी थी जिसका नाम था रहेला अरबी भाषा में लिखी गई थी। मोहम्मद बिन तुगलक ने इब्न बतूता को दूत बनाकर चीन में भेजा और इब्न बतूता को काजी की उपाधि से नवाजा था। मोहम्मद बिन तुगलक ने दोआब के क्षेत्र में करों की वृद्धि कर दी थी और जैसे ही करों की वृद्धि करी थी तो अकाल भी पड़ गया था, जिसके कारण उसकी रणनीति फैल हो चुकी थी। मोहम्मद बिन तुगलक ने सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से देवगिरी स्थापित की। देवगिरी का नाम दौलताबाद भी पड़ा बाद में। तो ये सारी बाद में देवगिरी से वापस दिल्ली भी ले आया था। तो सारी रणनीति इसकी फैल हो गई थी। बाद में हार्ट अटैक आ गया मेरा था। ये शिक्षा कर्मी पहल और लोक जुम्बिश कार्यक्रम ऐसी योजनाएं हैं जिन्होंने भारत के किस राज्य की साक्षरता दर बढ़ाने की सहायता की थी? तो ये राजस्थान के अंदर है प्यारे साथियों। और लास्ट क्वेश्चन हमारा, भारत के राष्ट्रपति का चुनाव एक निर्वाचन मंडल द्वारा किया जाता है जिसमें खालिस्तान के सदस्य शामिल होते हैं। प्यारे साथियों, उपराष्ट्रपति के चुनाव में मैं आपको बता देता हूं, यहाँ पे वाइस प्रेसिडेंट, उपराष्ट्रपति के चुनाव में संसद के सदस्य भाग लेते हैं। संसद के दो सदन है, लोकसभा और राज्यसभा। संसद के दोनों सदन भाग लेते हैं उपराष्ट्रपति के चुनाव में। प्यारे साथियों, मैं आपको बता देता हूं, उपराष्ट्रपति के चुनाव में वैसे तो संसद के दोनों सदन भाग लेंगे, केवल दोनों सदन भाग लेंगे, लेकिन जब उपराष्ट्रपति को पद से हटाना होगा तो उपराष्ट्रपति को पद से हटाने के लिए पहल केवल राज्यसभा करेगी। इसमें लोकसभा की केवल सहमति मांगी जाती है। उपराष्ट्रपति का पद अनुच्छेद 63 के तहत है। अनुच्छेद 64 में उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होता है। राज्यसभा का सभापति होता है। अनुच्छेद 65 में ये उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में होता है। अनुच्छेद 63 में पद है, 64 में राज्यसभा का सभापति, 65 में कार्यवाहक राष्ट्रपति। और उपराष्ट्रपति अपना इस्तीफा किसको देता है? राष्ट्रपति को। और राष्ट्रपति अपना इस्तीफा उपराष्ट्रपति को देता है। उपराष्ट्रपति का वैसे कोई काम नहीं होता, या जो भी वेतन लेता है ये राज्यसभा के सभापति के पद के तौर पर ही लेता है। प्यारे साथियों, उम्मीद है आपको सारे के सारा कंटेंट जितना भी मैंने पढ़ाया है अच्छा लगा होगा। आपको जो भी हमारे द्वारा मेहनत की जा रही है,
प्यारे साथियों, अगर किसी प्रकार की आपको कमी महसूस हो तो वीडियो में कमेंट कर दीजिए, हमें भी पता चले कि वे वीडियो में इस प्रकार की कमी है और इस प्रकार का सुधार करना चाहिए। आपका कमेंट हमें जैसे ही मिलेगा हम उसी प्रकार का सुधार आपको करके दिखाएंगे। पिछली वीडियो में थोड़ी ही क्वालिटी डाउन आई, थोड़ी ही डाउन क्वालिटी आई, उसके लिए आप किसी भी प्रकार से वीडियो को थोड़ी हाई क्वालिटी में देख सकते हैं, कुछ भी करके उसको देखना। कंटेंट उसके अंदर बहुत ज्यादा वैल्यूएबल है, उस कंटेंट को जरूर देखना। उम्मीद है प्यारे साथियों आपको क्लास अच्छी लगी होगी। मिलते हैं अगली शिफ्ट में, क्योंकि 16/11/2023 की ये जो मॉर्निंग शिफ्ट थी ये तो कंप्लीट होगी है, 50 क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट करवा दिए गए। अगली शिफ्ट में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। जय हिंद।